सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ टोर्ट्स का लेक्चर नंबर 8 करना है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर कर लिए हैं। 7th लेक्चर में हमने जर्नल डिफेंस का पार्ट 1 किया था और ये जर्नल डिफेंसेस का पार्ट 2 है। इसमें हम बाकी ये जो रिमेनिंग डिफेंसेस है वो पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था 7th लेक्चर में कि प्लेंटिफ जब डिफेंडेंट के ऊपर केस करता है तो डिफेंडेंट अपने को बचाने के लिए कि भाई मैंने टोर्ट नहीं किया है, मेरी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, मेरी गलती नहीं है, वो कुछ डिफेंस कोर्ट में ले सकता है। वो 8 प्रकार की डिफेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे आपको बता लिखी हुई नीचे। ये सेम वही इंट्रोडक्शन में मैंने पहले बताई थी। प्लेंटाइन, नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिफ, द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसमें जो 3 है वो हमने कर लिए हैं, अब हम बाकी के रिमेनिंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले 4th स्टार्ट करते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड के बारे में कि ये क्या है। तो यहाँ पे जनरल डिफेंसेस कौन लेता है? डिफेंडेंट लेता है, जिसमें डिफेंडेंट बेसिकली एक डिफेंस लेता है कोर्ट में कि भाई मैं लाइबल नहीं हूं, मेरी गलती नहीं है, इन सभी कारणों की वजह से आई शुड बी बेसिकली गिवन द डिफेंस। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 4th नंबर, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। देखो, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है, इसको हम लोग विस मेजर भी बोल देते हैं। पेपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि विस मेजर का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड। जब कभी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है और नेचुरल कैलामिटी की वजह से किसी को नुकसान हो जाता है तो आप डिफेंडेंट को लाइबल नहीं कर सकते। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो प्लेंटिफ है, उसने केस किया डिफेंडेंट के ऊपर। क्यों किया? कि भाई तूने मेरा घर बनाया था और मेरा घर बारिश में नीचे गिर गया, मेरा घर जो है वो टूट गया बारिश की वजह से, और तूने मेरा घर बनाया था तो तूने तेरी वजह से मेरा घर टूटा, तूने मेरा घर अच्छे से नहीं बनाया तो टूटा। अब डिफेंडेंट बोलता है कि सर मेरी गलती इसमें कोई नहीं है, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था जो सोच भी नहीं सकते, बहुत तूफान चला था, इस लोकेलिटी के 50 और घर भी गिर गए हैं इसके साथ साथ, तो मैं क्यों लाइबल हूँ? प्लेंटी का घर गिरा, ठीक है, मैंने घर बनाया था, बट मेरी वजह से नहीं गिरा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। इट इज कॉल्ड द दिस मेजर एक्ट ऑफ गॉड। और डिफेंडेंट को डेफिनेटली यहाँ पे जनरल डिफेंस मिल जाएगा। तो act of God is one of the very important defense for the defender in case of tort. It is kind of inevitable accident also. ये inevitable accident जैसा ही है, पर इसमें और inevitable accident में फर्क है। क्या फर्क है हम आज ही देखेंगे थोड़ी देर के बाद। एक्ट ऑफ गॉड की एग्जाम्पल क्या है? बहुत बारिश हुई, तूफान चला, आंधी तूफान चले, बहुत ज्यादा जो गोले थे बर्फ के वो गिरे, या वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और इन चीजों के होने की वजह से अगर किसी को कोई लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो हम लोग डिफेंडेंट के ऊपर केस किया जाता है तो डिफेंडेंट एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकता है। आगे चलते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ टेकिंग ऑफ डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। अगर आप एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेना चाहते हो तो एसेंशियल क्या है? सबसे पहला एसेंशियल ये है कि देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। एक्ट ऑफ गॉड में नेचर का बड़ा रोल है, वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स होना चाहिए। और दूसरा है इट मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो नेचुरल फोर्स वर्क हो रहा है इट मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वन which could not be anticipated which could not be anticipated and reasonably guarded against। मतलब ये दोनों इसेंशियल्स पूरे होंगे तभी डिफेंडर एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले पाएगा। उसे प्रूव करना पड़ेगा कि जो नेचुरल फोर्स का यूज हुआ है, एक तो नेचुरल फोर्स का यूज हुआ है और दूसरा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल फोर्स का यूज हुआ है। सबसे पहले है वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। जब भी कभी कहीं पे नेचुरल फोर्स का वर्क होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश होती है, बहुत तूफान आता है, आंधी आती है, नेचुरल फोर्स का यूज होता है और उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच जाता है, तो जिसको नुकसान पहुंचता है वो उसका जो नेचुरल फोर्स की वजह से नुकसान पहुंचा है, उसका जो भांडा है वो किसी और के सर नहीं फोड़ सकता। जैसे मान लीजिए किसी का घर डूब गया पानी में, किसी का घर टूट गया, किसी की कोई दीवार टूट गई और बहुत बारिश हुई इसलिए वो दीवारें टूटी, कोई पुल टूट गया, बहुत बारिश हुई इसलिए टूटा, तो जिसने पुल बनाया था उसकी गलती नहीं है। वो कल को कोर्ट में बोलेगा सर मेरी क्या गलती है, इट इज वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स एंड इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो देयर मस्ट बी फॉर टेकिंग अ डिफेंस ऑफ
act of God, it is very necessary that there must be working of natural force. जैसे कि निशोल वर्सेस मार्शलैंड का केस था, NICHOLS। आपके सामने नोट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, आप नोट्स देखकर बना भी सकते हो। निशो या अगर आपने नोट्स हमसे बाय करने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं। यहाँ तो स्लाइड्स है, वहां प्रॉपर नोट्स हैं, इससे भी फिर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे, अच्छे होंगे। शॉर्ट नोट्स भी हमारे पास होंगे, लॉन्ग भी होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के। LLB कर रहे हो, BLLB कर रहे हो, AIBE की तैयारी कर रहे हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, APO की तैयारी कर रहे हो, हमसे जरूर कंटेक्ट करें, हमें आपको बहुत अच्छा मटेरियल देंगे, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स, निशोल वर्सेस मार्शलैंड के केस में क्या हुआ, इस केस में एक व्यक्ति ने आर्टिफिशियल लेक बनाई अपनी जमीन पे, एक छोटा सा रिजर्वायर बनाया और उसमें पानी डाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि वो जो आर्टिफिशियल लेक थी वो भर गई और पानी बाहर फ्लो होने लगा। और जैसे बाहर फ्लो हुआ पानी, तो कोई पुल थे वहां पे प्लेंटिफ के, उन पुल के साथ पानी टकराया, वहां तक गया और पुल टूट गए। 4 ब्रिजेस जब टूटे तो उस प्लेंटिफ ने केस कर दिया डिफेंडेंट के ऊपर कि भाई तेरी वजह से मेरे पुल टूट गए, तेरा पानी बहा और मेरे पुल टूट गए। उसने बोला सर मेरी क्या गलती है, मैंने एक आर्टिफिशियल लेक अपनी लैंड पे बनाई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई, पानी बाहर ओवरफ्लो हो गया, इनके पुल में चला गया, उसमें मेरी क्या गलती, इट इज वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। और कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही बात है, इट इज ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। आगे आता है अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक तो वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स होना चाहिए पहला इसेंशियल, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स होना चाहिए जो व्यक्ति के कंट्रोल में ना हो। ये सेम निशोर वर्सेस मार्शलैंड का केस आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें भी ऐसा हुआ था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुई थी कि पानी उस बांध से बाहर आ गया था और जाकर पुल को नुकसान पहुंचा दिया। एक और केस है इसका, कालू लाल वर्सेस हेमचंद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। ये बड़ा सिंपल सा केस है। इस केस में क्या हुआ, एक दीवार थी कोई, वो दीवार नीचे गिर गई, केवल 2.66 सेंटीमीटर 66 इंचेस बारिश हुई थी, इतनी सी बारिश हुई थी। और जब दीवार गिर गई तो जो मालिक था कालू लाल, उसने केस किया हेमचंद के ऊपर कि भाई तूने मेरी दीवार बनाई थी, मेरी दीवार टूट गई, एक ही बारिश में टूट गई, अच्छे से नहीं बनाई थी। हेमचंद ने बोला ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, मेरी क्या गलती है। कोर्ट ने बोला केवल इतनी सी बारिश हुई, 2.66 इंचेस की बारिश हुई है, कोई बहुत बड़ा फ्लड नहीं आया है, तो इसका मतलब आपकी दीवार गलत बनी थी। तो यहाँ पे आपको डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अक्रेंस हुई है, जो बारिश हुई है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुई है। अब आगे चलते हैं, अब करते हैं डिफरेंस क्या एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, साइड में कर दूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। देखो एक्ट ऑफ गॉड में याद रखना कहीं ना कहीं नेचुरल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। बारिश हो गई, तूफान आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गई, आंधी आ गई, मतलब नेचुरली जो बाई नेचर होता है वो एक्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इनएविटेबल एक्सीडेंट में it is caused by the accident which could not be prevented despite reasonable care। इसमें नेचुरल फोर्स का होना जरूरी नहीं है। जहां पे एक्ट ऑफ गॉड में नेचुरल फोर्स का होना आवश्यक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट में नेचुरल फोर्स का होना आवश्यक नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन इज नॉट इन्वॉल्व। जो एक्ट ऑफ गॉड है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें नेचर की इन्वॉल्वमेंट होती है। आंधी तूफान आता है, कोई ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन एक्सीडेंट में ह्यूमन एक्टिविटी से भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब कोई व्यक्ति कार चला रहा है, उसने ब्रेक लगा दी, ह्यूमन एक्टिविटी से ब्रेक लगाई उसने, आगे रास्ता स्लिपरी था, कार पलट गई, किसी और कार के साथ टकरा गई, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ हो रहा है लिंक इसका। तो एक्ट ऑफ गॉड में ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इनएविटेबल एक्सीडेंट में नेचुरल फोर्स भी होती नेचुरल कोर्स तो होता है, ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकती है साथ में। एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट ऑफ गॉड में फ्लड हो गया, क्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गई। और इनएविटेबल एक्सीडेंट में सडन ब्रेक फेलियर हो गया डिस्पाइट प्रॉपर मेंटेनेंस। अगर एक्ट ऑफ गॉड की बात की जाए तो ये अनफोर्सिएबल होता है, अनअवॉइडेबल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और एक्सीडेंट की बात की जाए, ये भी अनअवॉइडेबल होता है, इवन आपने रिजनेबल केयर ली है तो भी। मतलब एक्ट ऑफ गॉड और एक्सीडेंट, इन दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस देखा जाए तो एक्ट ऑफ गॉड में कहीं ना कहीं नेचर की इन्वॉल्वमेंट है, नेचुरल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट है। और इनएविटेबल एक्सीडेंट में नेचर के अलावा अलावा ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है।
केसेस में निशोर वर्सेस मार्शलैंड, इसमें स्टेनली वर्सेस पोवेल हमने कल देखा था अपने पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, जो कि जनरल डिफेंसेस पे फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट था मतलब। अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता ही दिया मैंने, ये हमारी एप्लीकेशन है, हमारी पेड सर्विसेज आप ले सकते हैं। हमसे आप डिटेल्ड में जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो डेली क्लासरूम लेक्चर्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमसे शॉर्ट लेक्चर ले सकते हैं एग्जाम टाइम पे अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, और हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो आपके लिए रामबाण होंगे, मैं बता रहा हूँ। आपको नॉलेज भी मिलेगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, बढ़िया। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस। देखो प्राइवेट डिफेंस जो है वो जहां पे भारतीय न्याय संहिता अगर आपने पढ़ी हो तो भारतीय न्याय संहिता में भी आपको प्राइवेट डिफेंस का जनरल डिफेंस मिलता है, और टोट में भी प्राइवेट डिफेंस का जनरल डिफेंस मिलता है। प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या होता है? अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। अब मान लीजिए आपका घर है, आपको पता है मेरे घर में कोई घुस सकता है, तो आपने क्या किया, आपने आसपास यहाँ पे कांटेदार यहाँ पे चार दीवारी लगा दी, कोई आपके घर में घुसे ना, कोई जानवर ना आए, कोई इंसान ना बिना परमिशन के आए। अब कोई व्यक्ति आपके घर में घुसता है, उसको चोट लग जाती है, और वो आपके घर में आपके ऊपर केस कर देता है कि आपने जो ये कांटेदार जो ये घर के बाहर कांटेदार पौधे लगाए थे उससे मुझे चोट आ गई, मैं आपके घर में आ रहा था, तो आप लायबल नहीं होंगे। आप बोल सकते हो सर मैं तो अपना डिफेंस कर रहा था, इट वॉज माई प्राइवेट डिफेंस, मैंने अपने आप को बचाने के लिए ये काम किया है और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए ये काम किया है, इट इज अलाउड। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट डिफेंस इज वन ऑफ द जनरल डिफेंस अवेलेबल टू डिफेंडेंट, लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स। ये बहुत जरूरी वर्ड है कि आपने रीजनेबल फोर्स यूज करनी है। अब मान लीजिए आपका घर है और आप घर में किसी को आने से रोकने के लिए बड़े बड़े बॉम्ब लगा देते हो बिना नोटिस के, तो ये तो फिर रिजनेबल फोर्स यूज नहीं कर रहे आप ना। एक बंदा केवल घर में ट्रेस पास कर रहा है और आप उसका मर्डर कर रहे हो, आप उसको उसको बॉम्ब से उड़ा रहे हो, तो ये तो अनरिजनेबल हो जाएगा ना। प्राइवेट डिफेंस के लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति अपना डिफेंस तो करे पर रीजनेबल फोर्स का यूज करके, टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी। इफ द डिफेंडेंट यूजेस द फोर्स which is necessary for self-defense, he will not be liable for the harm caused thereby. The use of force is justified only for the purpose of defense. It is very very important. मतलब आप अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर जो आप फोर्स का यूज करोगे इट मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट नॉट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट मस्ट नॉट बी अनरीजनेबल। अगर आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी पर्सनल सेफ्टी को कोई थ्रेट होगा तो डेफिनेटली आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करके अपने आप को बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब कुछ एक केसेस देख लेते हैं। वर्ड वर्सेस हार्ब्रुक में क्या हुआ था? इसमें एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर कोई ना आए इसके लिए उसने स्प्रिंग गन लगा दी, वहां पे काइंड ऑफ ऐसी चीज लगा दी, कोई अगर व्यक्ति पाँव भी रखे अपना तो वो फट जाए, उसको चोट आ जाए व्यक्ति को। कोर्ट ने बोला आप अपने घर को बचा रहे हो, प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहे हो, बट ये बड़ा अनरीजनेबल है। एक तरफ व्यक्ति ट्रेसपास कर रहा है और आप उसकी जान लेने तक वहां पे गन लगा के बैठे हो, इट इज नॉट अलाउड, और आपने नोटिस भी कोई नहीं लगाया हुआ है। तो ये इस केस में ऐसे हुआ था कि व्यक्ति ने जब ट्रेसपास किया तो उसे चोट आ गई, उसने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने यहाँ डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं दिया। डिफेंडेंट ने बोला मैं प्राइवेट डिफेंस ले रहा था, अपना डिफेंस की वजह से, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा की वजह से मैंने ये स्प्रिंग गन लगाई थी। कोर्ट ने बोला अच्छी बात है बट आप एक बैलेंस तो मेंटेन करो। अब आप किसी के ट्रेस पास करने के पीछे उसे उसका मर्डर कर दोगे, अलाउड थोड़ा है। रिजनेबल फोर्स आप यूज कर सकते हो। रामानुजा मुडाली वर्सेस एम गगन, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में भी एक व्यक्ति कहीं पे जाता है, अपनी लैंड में जाने के लिए किसी की लैंड से होकर जाता है, वहां पे एक लाइव इलेक्ट्रिकल वायर वहां पे बिछाई हुई थी, नंगी तार थी कि जिसका पांव उस तार के ऊपर आए उसे शौक लगे, चोट आ जाए। अब एक व्यक्ति किसी की लैंड से होकर जा रहा है, हम समझ गए, पर वहां पे कोई नोटिस नहीं दिया हुआ कि यहाँ पे कोई नंगी तारें हैं, ध्यान से जाएं, या यहाँ पे कोई अंदर ना एंटर करे, यहाँ पे हमने बिजली की तारें रखी हुई हैं, नंगी तारें हैं जिसमें करंट है, कोई नोटिस नहीं दिया हुआ। रात का टाइम है, कोई व्यक्ति किसी की लैंड से होकर अपनी लैंड जा रहा है बेसिकली, उसे चोट आ गई, उसे करंट लग गया, उसने केस किया ओनर के ऊपर लैंड के। कोर्ट ने बोला ओनर इज नॉट जस्टिफाइड, उसे बिल्कुल भी डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो उसने फोर्स का यूज किया वो रिजनेबल नहीं है, बड़ी अनरिजनेबल फोर्स का उसने यूज किया है। कोलिन वर्सेस रैनसन 17
54 ये भी एक केस है, कॉलिंस वर्सेस रैनसन। देखो आपको नोट्स दिख रहे होंगे, आप नोट्स खुद भी बना सकते हो। इस केस में क्या हुआ, इस केस में द प्लेंटिफ एंटर डिफेंडेड गार्डन, एक प्लेंटिफ था जिसने केस किया हुआ है, वो डिफेंडर के गार्डन में एंटर किया उसने और एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया बिना परमिशन के। प्लेंटिफ ने उसको बोला, मतलब प्लेंटिफ कौन है, जो किसी की सीढ़ी पे बिना परमिशन के ऊपर चला गया। डिफेंडर ने बोला उसको भाई नीचे आ जा, वो नीचे नहीं आ रहा था। डिफेंडर ने सीढ़ी हटा दी या हिलाई वहां से और प्लेंटिफ नीचे गिर गया। प्लेंटिफ ने केस कर दिया कि भाई इसने मुझे अपने घर में सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। तो डिफेंडर ने बोला सर मैं प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, अपना डिफेंस कर रहा था, अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस कर रहा था। कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो आपने फोर्स का यूज किया, सीढ़ी को हटा दिया, सीढ़ी को हिला दिया, ये रिजनेबल फोर्स यूज नहीं करी आपने, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपने प्राइवेट डिफेंस लेना है तो एक संतुलन तो हो, जितना कर जरूरी फोर्स का यूज करना है उतनी फोर्स यूज करोगे। अगर आप एक्सेसिव अनरिजनेबल फोर्स यूज करोगे तो बिल्कुल भी प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब जो सिक्स्थ जनरल डिफेंस है वो मिस्टेक, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो मिस्टेक जो है ना, मिस्टेक एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। देखो मिस्टेक ऑफ लॉ तो जनरल डिफेंस माना ही नहीं जाता है, ना तो लॉ ऑफ टोर्ट्स में, ना तो बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। अगर आप बोलो मुझे कानून का पता नहीं था, मुझे कानून की मिस्टेक है, मुझे पता नहीं था कानून भी ऐसा कोई बना हुआ है, मुझे कानून का नॉलेज नहीं था, मुझे मिस्टेक हो गई, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की जाए तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट टोर्ट में भी डिफेंस नहीं माना जाता। बहुत ही रेयर केस है जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट को टोर्ट में डिफेंस माना जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो टोर्ट में डिफेंस नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी के घर में घुस गए बिना परमिशन के और बाद में बोलते हो जी मुझे लगा ये मेरा घर है, तो ट्रेसपास तो हो गया, वो ट्रेसपास मान लिया जाएगा। टोर्ट में हमेशा आपकी इल बिल हो ऐसा जरूरी नहीं होता, कभी कभी बिना इल बिल के भी टोर्ट कमिट हो जाता है, इसलिए मिस्टेक बहुत सारे टोर्ट्स में आपको डिफेंस नहीं मिलता। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ इज जनरली नो डिफेंस, जनरली लिखा हुआ है, कुछ केस में मिल भी जाता है पर जनरली इज नो डिफेंस टू एन एक्शन ऑफ अ टोर्ट। टोर्ट के लिए आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट या लॉ का जनरली डिफेंस नहीं मिलता है। when a person willfully interfere with the rights of another person, it is no defense to say that he had honestly believed that there was some justification for the same when in fact no such justification exists। मतलब अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, आप टोर्ट कमिट करते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने जो काम किया मुझे लगा ये काम सही है, जस्टिफिकेशन है। नो, अगर आप किसी घर में घुसते हो बिना परमिशन के तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे लगा कि ये मेरा ही घर है। नो, आपको डिफेंस नहीं मिलता। But to this rule, there are some exceptions when the defendant may be liable to avoid his liability by showing the actor under the honest and mistaken belief। लेकिन जनरली वर्ड यूज किया हुआ ना कि जनरली मिस्टेक लॉ ऑफ टोर्ट में डिफेंस नहीं होती, बट कभी कभी आपको मिस्टेक का भी डिफेंस मिल जाता है, जनरली नहीं होता पर डिफेंस आपको मिल जाता है। ये बात यहाँ पे ये बताना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए इन होनेस्ट बिलीफ शोज टू बी दैट समथिंग इज ट्रू। एक व्यक्ति किसी को कुछ बता रहा है और वो उसको ऐसा बता रहा है कि वो सच है और वो उसे खुद लग रहा है वो सच है। वो कोई बात बता रहा है किसी को, सपोज वो बात बता रहा है, वो व्यक्ति बोल रहा है ये जमीन मिस्टर ए की है, उसे सच में ये लगता है कि जमीन मिस्टर ए की है, पर वो जमीन तो किसी मिस्टर बी की है। अब मान लो ए के विश्वास में कि ए की जमीन है, कोई व्यक्ति जमीन का लेन देन कर लेता है, कोई एग्रीमेंट कर लेता है, तो जिसने बताया था ये ए की जमीन है उसने ऑनेस्टली बताया था, उसको लगा था कि ये ए की जमीन है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको मिल जाएगा। जनरली टोर्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं मिलता, बट बहुत से केसेस में मिल भी जाता है। अब आगे चलते हैं, नेसेसिटी, ये अगला जनरल डिफेंस है। जब कभी कोई जरूरत होती है, नेसेसिटी होती है और नेसेसिटी में आप कोई काम करते हो और उससे कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट को जनरल डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाता है। मान लीजिए एक प्लेंटिफ है, उसने केस किया हुआ है डिफेंडेंट के ऊपर, दूसरी पार्टी कौन है, डिफेंडेंट। समझने की कोशिश करना, डिफेंडेंट, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए किसी घर में आग लगी हुई है और डिफेंडेंट जाता है उस घर में घुस जाता है बिना परमिशन के और वहां जाकर कोई बच्चा है वो रो रहा है, उसको उठाता है और बाहर लेकर आ जाता है।
कल को बच्चे के पेरेंट उसके ऊपर केस कर देते हैं, इसने हमारे घर में ट्रेसपास किया। डिफेंडेंट बोलेगा कि सर यहाँ पे आग लगी थी, मैंने तो उस बच्चे को बचाने के लिए बिना परमिशन के घर में घुसा ताकि बच्चे को मैं बचा के बाहर ला सकूं, तो उसे डिफेंस मिलेगा। यहाँ पे नेसेसिटी थी, यहाँ पे जरूरत थी। कभी कभी नेसेसिटी की वजह से हम कोई एक्ट करते हैं और वो टोट भी बन जाता है, तो आपको उसमें डिफेंस मिल जाता है, आपको उसमें सजा नहीं मिलती। इफ डिफेंडेंट डज एनी एक्ट विच बिकम्स रॉन्गफुल एक्ट, डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया, डिफेंडेंट जैसे घर में घुसा, जो रॉन्गफुल एक्ट है, बिना परमिशन के घुसना गलती है वैसे तो, लेकिन ये नेसेसिटी थी इसलिए वो घुसा, वो एक्ट इसलिए किया उसने क्योंकि वहां पे नेसेसिटी थी और कोई दूसरा हार्म उसने प्रिवेंट करना था, उस बच्चे को, वो बच्चा मर ना जाए, उस बच्चे को आग ना लग जाए, उस बच्चे को बचाने के लिए, किसी हार्म को रोकने के लिए उसने ये काम किया, देन डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाएगा और डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे throwing goods over board a ship to lighten it for saving ship or person on board the ship, एक शिप चली हुई है, शिप में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लोग बैठे हैं, शिप डूब रही है, वो सामान नीचे गिराना बहुत जरूरी है, वो सामान नीचे गिरेगा, शिप पे भार कम होगा, शिप डूबेगी नहीं। लोगों ने क्या किया, सामान उठाया लोगों का और पानी में फेंक दिया कि हम लोग बच जाएं। कल को जिनका सामान फेंका उन्होंने केस कर दिया कि इन्होंने हमारा सामान कैसे फेंक दिया बिना हमसे पूछे। और उन लोगों ने बोला कि सर हम क्या करते, ये शिप डूबने वाली थी और इसमें बहुत एक्स्ट्रा बर्डन बाहर था, गेहूं था, चावल थे, हमने सारा उठाया पानी में गिरा दिया ताकि बाहर कम हो जाए शिप में और लोग बच जाएं। लार्ज हार्म को बचाने रोकने के लिए स्मॉल हार्म हमने किया, तो यहाँ पे डिफेंस ऑफ नेसेसिटी आपको मिल जाएगा। दूसरा, टू एंटर इनटू अदर्स लैंड फॉर प्रोटेक्टिंग अदर फ्रॉम फायर इज नो ऑफेंस लाइक ट्रेसपास, जो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। कुछ केसेस हैं, कोब वर्सेस शार्प। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बेसिकली एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, वो आग की लपटें आगे आगे आ रही थी, तो डिफेंडेंट के मास्टर की प्रॉपर्टी में भी आग आने वाली थी। मतलब एक बिल्डिंग यहाँ है, यहाँ आग लगी हुई है, अब इस बिल्डिंग में आग आ रही है, तो इस बिल्डिंग का जो डिफेंडेंट का मास्टर की ये प्रॉपर्टी है, तो डिफेंडेंट ने क्या किया, प्लेंटिफ की बिल्डिंग में घुसा पहले और यहाँ पे आग रोकने की कोशिश करी ताकि वो आग वहीं रुक जाए और हमारी बिल्डिंग में आगे ना आए। कोर्ट ने बोला कि ये जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं है ट्रेसपास के लिए, क्योंकि उसने उस आग को रोकने के लिए ये काम किया है, नेसेसिटी की वजह से किसी की प्रॉपर्टी में एंटर किया है। नेसेसिटी इज द डिफेंस टू ट्रेसपास। कार्टर वर्सेस थॉमस 1893, इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी, अब इस केस में ये क्लियर किया गया कि नेसेसिटी वहां पे होनी चाहिए जहां पे कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है और कल को नेसेसिटी का डिफेंस लेना चाहता है। अगर नेसेसिटी नहीं है तो उसको डिफेंस भी नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ बड़ा अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है। यहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति कहीं पे आग लगी हुई थी और वो व्यक्ति उस घर में घुसता है उस आग को रोकने के लिए, पर वहां पे पहले ही जो फायरमैन थे उस फायर को रोकने के लिए थे, वो वहां पहले से थे। और वो अगर लोग पहले से वहां पे थे आग को रोकने के लिए, पहले से लोग आए हुए थे जो फायरमैन है, जिनका 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 काम ही आग रोकना है, तो आप कैसे किसी घर में बिना परमिशन के घुस सकते हो ये बोलकर कि हाँ मैं भी आग रोकने गया था। नो, ये लिखा हो यहाँ पे ही वॉज लाइबल, उसे लाइबल बोला गया ट्रेसपास के लिए, क्योंकि उसकी एंट्री रीजनेबली नेसेसरी नहीं थी, वहां पे पहले से ही आग रोकने वाले ऑफिशियल्स आ चुके थे। प्रिंसिपल कोर्ट ने हेल्ड किया इसमें, गुड इंटेंशन अलोन इज नॉट अ डिफेंस टू ट्रेसपास, नेसेसिटी मस्ट बी रियल। अब वहां पे नेसेसिटी थी नहीं ना आपकी जाने की, वहां तो पहले ही आग रोकने वाले लोग थे, तो आपकी क्या नेसेसिटी थी वहां जाने की। तो इस केस में हेल्ड किया गया कि नेसेसिटी रियलिटी में होनी चाहिए, रीजनेबलनेस रियलिटी में होनी चाहिए, तभी डिफेंस मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। किर्क वर्सेस ग्रिगोरी, ये भी एक लैंडमार्क केस है, किर्क वर्सेस ग्रिगोरी। इस केस में क्या हुआ, आफ्टर एज डेथ ए सिस्टर इन लॉ रिमूव्ड सम ज्वेलरी फ्रॉम रूम वेयर he lay dead to another room thinking that to be safer place। मतलब एक व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके रूम में कोई ज्वेलरी पड़ी थी, तो एक लेडी ने वो ज्वेलरी उठाई और दूसरे रूम में ले गई, वो उसकी सेफ्टी के लिए कि ज्वेलरी कोई ले ना जाए तो मैं किसी दूसरे रूम में रख देती हूँ। बाद में दूसरे रूम से ज्वेलरी वो चोरी हो गई, तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो लेडी ने उस रूम से ज्वेलरी उठाई थी वो लाइबल होगी। उसने क्यों ज्वेलरी उठाई, जो अगर उसने सेफ रखी थी वो, तो वहां से चोरी कैसे हो गई। तो कोर्ट ने बोला ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं थी कि वहां से ज्वेलरी उठा के वो दूसरे रूम में लेके जाती, तो वो लेडी को लाइबल किया गया इस केस में।
इसमें जनरल डिफेंस नहीं मिला नेसेसिटी का। अब अगला आता है हमारा लास्ट डिफेंस, आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, अथॉरिटी मतलब पावर। देखो कभी कभी आपको कानून कुछ काम करने की पावर देता है, कोई एक्ट बनाकर आपको पावर उसमें मिल जाती है, कोई लॉ बनाया जाता है उसमें कोई पावर आपको मिल जाती है, और वो काम अगर आप करते हो क्योंकि कानून ने आपको पावर दी है तो वो आप काम कर रहे हो, तो वो काम करना अलाउड होता है, लीगल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। एग्जाम्पल छोटा सा दूंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। मान लो ये रेल की पटरी यहाँ पे बिछाई जा रही है, क्यों बिछाई जा रही है यहाँ पे रेल की पटरी? क्योंकि एक एक्ट बना है रेलवे एक्ट, उसमें अथॉरिटीज को पावर दी गई है कि आपने रेल की पटरी इन एरियाज में बिछानी है। आसपास के लोगों ने जो है वो बोला कि रेल की पटरी क्यों बिछाई जा रही है, हमारे घरों में शोर आएगा, न्यूसेंस आएगा, रेल की चिंगारियां आ सकती हैं। ऐसा ही हुआ, जब ट्रेन चली ऊपर तो कुछ चिंगारियां जो थी वो वहां से ट्रेन की पटरी से निकली और आसपास जो घास था वहां गई और लोगों के घरों में आग लग गई। लोगों ने केस कर दिया कोर्ट में। किसके ऊपर केस कर दिया? जिसने रेल की पटरी बिछाई थी वो व्यक्ति, उस इंजीनियर के ऊपर, उस मेन पर्सन के ऊपर जो हेड था। उसने बोला जी मेरी क्या गलती है, मुझे पावर ये रेल की पटरी बिछाने की एक स्टैच्यूट से मिली है, कानून से मिली है, मैंने जानबूझ रेल की पटरी नहीं बिछाई, मुझे पावर दी गई है लॉ के जरिए। तो यहाँ पे ये जो डिफेंस है वो मिल जाएगा उस व्यक्ति को स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का। द डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट विच द लेजिस्लेचर ऑथराइज और डायरेक्ट टू बी डन। किसी व्यक्ति को डैमेज हुए किसी एक्ट से, लेकिन वो एक्ट करने की पावर किसी लॉ ने दी हुई है किसी व्यक्ति को, तो इट इज नॉट एक्शनेबल इवन दो इट वुड अदरवाइज बी टोट। तो चाहे ये टोट होगा पर एक्शनेबल नहीं होगा। When an act is done under the authority of law or act, it is complete defense and the injured party has no remedy except for claiming compensation as may have been provided by statute। जब भी कभी किसी स्टैच्यूट में कुछ काम करने की पावर दी गई है किसी अथॉरिटी को, अथॉरिटी वो काम कर रही है, उस काम से किसी को नुकसान हो जाता है, ट्रेन की पटरी बिछाई और ट्रेन चलने पर किसी को नुकसान हुआ, तो जिसको नुकसान हुआ वो, जिसने ट्रेन की पटरी बिछाई उस पे केस करके उसे टोर्ट के लिए लायबल नहीं करा सकते। हाँ, स्टैट्यूट में कोई कंपनसेशन लिखा हुआ है वो तो मिल जाएगा लोगों को आसपास के, लेकिन वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा टोर्ट के लिए, उसने कोई टोर्ट नहीं किया है क्योंकि उसको स्टैट्यूट ने पावर दी है। जब कोई काम करने की पावर कोई अथॉरिटी, कोई स्टैट्यूट देता है, कोई पावर किसी लॉ में मिलती है, तो वो काम करना लीगल होता है, इलीगल नहीं होता। वागन वर्सेस टैफ बैल रेल कंपनी, इसमें सेम ऐसे हुआ कि जो चिंगारियां थी वो इंजन से ट्रेन की निकली और आसपास के लोगों के घरों में आग लगी, और उन्होंने केस किया कि भाई ये कैसे आपने हमारा जो रेलवे कंपनी है उसके ऊपर केस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि रेलवे कंपनी लायबल नहीं है, उसने जो ये काम किया वो किसी स्टैट्यूट के अंडर किया है। हाँ, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जो कंपनसेशन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। हैमर स्मिथ एंड सिटी रेलवे कंपनी वर्सेस ब्रांड 1869, इस केस में सेम यही प्रिंसिपल हेल्ड हुआ था, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सेम है, कोई टेक्निकल नहीं है। अर्थात जब स्टैट्यूट किसी काम को करने की पावर किसी व्यक्ति को देता है, जिसको पावर मिली है वो काम करेगा, और अगर कोई नुकसान किसी को होता है तो वो उस व्यक्ति के ऊपर केस नहीं कर सकते, करते हैं केस तो उस व्यक्ति को जनरल डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म हुआ है, अब आगे न्यू टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपकी लॉ की जर्नी को बहुत अच्छा और ईजी बनाने वाला है और नॉलेजेबल बनाने वाला है, तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लॉ विद ट्विंस।